टुडेज टॉपिक इज़ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इंडियंस ने डिमांड की कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना है, लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटीज़ इस डिमांड को फुलफ़िल करने से रेसिस्ट कर रही थी। ये वो टाइम पीरियड था जब वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी जो है वो पावर में आई थी। इस लेबर पार्टी ने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा। क्रिप्स मिशन 1947 के अंदर इंडिया में आया था। इसको लीड कर रहे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ये मिशन चाहता था कि वर्ल्ड वॉर के बाद ही इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो इंडियंस डिमांड कर रहे हैं, इस डिमांड को भी वॉर के बाद फुलफ़िल किया जाएगा। और ये मिशन चाहता था कि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटेन के साथ इस वर्ल्ड वॉर के अंदर कोऑपरेट करें। और इसके अंदर एक और प्रोविज़न था कि जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, जैसे बंगाल प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, इन सब प्रोविंस को ये राइट दिया गया कि अगर ये इंडिविजुअल रहना चाहती हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं तो ये प्रोविंस रह सकती हैं और वो इंडिया के साथ मिलकर नहीं, उनसे अलग रह सकती हैं। मीन्स इनको राइट टू सेसीड था, मतलब हर एक प्रोविंस को ये राइट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर लिया क्योंकि इन प्रोविजंस के अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो ये मिशन लेकर आया था, जिनको ना तो मुस्लिम लीग मान रही थी और ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये मिशन इंडिया को इंडिपेंडेंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड होने के बाद ही देने की गारंटी करता है। ठीक है। क्रिप्स मिशन के बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का प्राइमरी पर्पस ये था क्योंकि देखो कैबिनेट मिशन आया तो इस टाइम पर जो ब्रिटिश रूल है इससे पावर्स इंडियंस को ट्रांसफ़र होनी थी। सो इसी प्लान को, इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए इस कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जिसके अंदर जो पूरा यूनाइटेड इंडिया है वो फेडरल स्ट्रक्चर में होगा, सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और साथ ही जो प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराना। मतलब कि जो प्रोविंस है अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है या फिर सेल्फ गवर्न करना चाहती है तो वो प्रोविंस को वो सारे राइट्स होंगे। ये ऑटोनॉमी कई सारी फॉर्म्स में हो सकती है, इंक्लूडिंग लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल पावर्स, और वो प्रोविंस अपने अफेयर्स को इंडिपेंडेंटली गवर्न कर सकती है। 3 ग्रुप्स के अंदर प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। मतलब कि रिलीजन के बेसिस पे उन्होंने डिवीजन करने की बात की। मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो अपना एक सेपरेट नेशन बनाए और इंडियन नेशनल कांग्रेस इस कम्युनल ग्रुपिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। दोनों ही, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए क्योंकि जो ये प्लान था इसके कुछ क्लॉजेस थे उनके इंटरप्रिटेशन को लेके, और जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग को एक एग्रीमेंट तक नहीं ला पाई। इसकी वजह से ये मिशन फेल हो गया। ठीक है। अब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया। ये इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। ठीक है। जो मेंबर्स थे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो मुस्लिम लीग है वो कंटिन्यूसली ये बोल रही थी कि उनको एक अलग नेशन चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ ठीक है, पॉसिबिलिटी है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन सकती हैं 2 अलग अलग स्टेट के लिए। इसीलिए जो मुस्लिम लीग है उन्होंने जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1947 को, इसको बायकॉट किया। मतलब मुस्लिम लीग का कोई भी मेंबर जब फर्स्ट मीटिंग के अंदर नहीं आया था। ठीक है। लेकिन हाँ, इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था। लास्ट सेक्शन जो हुआ था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हुआ था 24 जनवरी 1950 के अंदर, और इस टाइम तक हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन चुका था। ठीक है। ये हमने मेंबर्स देख लिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर किस तरीके से इलेक्ट हुए। अगर हम मेंबर्स देखें कि कौन कौन से कम्युनिटीज़ से मेंबर्स थे, तो असेंबली के अंदर 6 मुस्लिम्स, जनरल के अंदर हिंदूज़ और बाकी कम्युनिटी जैसे एंग्लो इंडियंस या फिर पारसीज वगैरह, ये सब जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। जो मेजॉरिटी मेंबर्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे। इसके अलावा बाकी मेंबर्स में A.K. अय्यर, K.N. कुंजरू, S.P. मुखर्जी, B.R. अम्बेडकर, ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ थी। इसके अलावा S.P. मुखर्जी हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। B.N. राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल ड्राफ्ट को प्रिपेयर कर रहे थे। B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जवाहरलाल नेहरू के पास यूनियन पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। इसके अलावा 1-2 कमेटी और थी जो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी वल्लभ भाई पटेल के अंडर में। ठीक है। सो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी।
इसमें आपको क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और जो हमारे इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिनके नाम हमने लास्ट में देखे हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।